हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हमारी हो चुकी हैं इस मिडेवल हिस्ट्री की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो जो भी हमारा इससे पहले टॉपिक चल रहा था उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और मजा मारते हैं। थोड़ा सा किसका मजा मारते हैं, इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो हम अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे कि हम लोगों ने बात की थी दक्षिण भारत के इतिहास की, यानी हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन मोड में लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने किन किन बातों की चर्चा की थी या ऐसे कौन कौन सी बातों की चर्चा हम लोगों ने की जिसको एक प्रकार से आज हम उसी एक नए अंदाज में उसी को पुनः क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजों का अध्ययन किया। थोड़ा सा देखते हैं इसी में। दक्षिण भारत में हम लोगों ने बात की थी विजयनगर साम्राज्य की। किसकी बात की थी? विजयनगर साम्राज्य की बात की थी। ठीक है, एंड दूसरा इसी में हमने बात करनी थी वो थी बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने बोला था कि ये मुस्लिमों द्वारा स्थापित था, ये हिंदुओं द्वारा स्थापित था। ठीक है, दक्षिण भारत में इसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई ऐसे वंश आए जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे कई सारे वंश आते हैं जो कि एक प्रकार से बोले तो अपने सत्ता को स्थापित करते हैं और बाकायदा अपने शासन के दौरान में या अपने शासन काल के दौरान में कई सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था या अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में, तो उन विभिन्न वंशों के द्वारा और उन विभिन्न वंशों के शासकों के द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था क्या की गई, संचालित की गई। देखते हैं, जैसे इसी में हम लोगों ने बात किया था, पहला किसकी बात की थी? संगम वंश की बात की थी। ठीक है, ये संगम डायनेस्टी थी। संगम वंश के पश्चात में हम लोगों ने इसी में जो अध्ययन करना था वो था हमारा शालूब वंश। कौन सा वंश था? शालूब वंश के नाम से जानते हैं। शालूब वंश के नाम से जानते हैं या इसको हम लोग सल्लूब वंश भी बोलते हैं, तो याद रखना है इसको। ठीक है, एंड तीसरा इसी में हम लोगों को पढ़ना था, ये था तुल्लु वंश। तुल्लु वंश या तालुक वंश के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो हमने चौथा अध्ययन करना था वो था हमारा अराबीडु वंश। कौन सा वंश था? अराबीडु वंश के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग आरबीडु वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी में आज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, जिससे कि इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता हमारी विकसित हो सके, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर इस मतलब चैप्टर से बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है। किसके माध्यम से? ये ऑनलाइन लक्ष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं इसी में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते हैं इसी में। संगम वंश के अंतर्गत में हम लोग जो शासकों का अध्ययन करते हैं वो मुख्य रूप से हम लोगों ने शासकों का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने हरिहर प्रथम का अध्ययन किया। ठीक है,
एंड इसी के पश्चात में आता है बुक्का प्रथम। क्या आता है? बुक्का प्रथम के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो तीसरा आता है इसको हम लोग हरिहर द्वितीय बोलते हैं, हरिहर द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंड इसी में जो चौथा आता है उसको हम लोग देवराय, देवराय प्रथम के नाम से जानते हैं। एंड पांचवा इसी में देवराय द्वितीय बोल देते हैं, देवराय द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में और भी हमारे शासक आते हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जिसका अध्ययन हम इसी कारणवश नहीं करते हैं। फिलहाल में एक दो ही आते हैं, वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। लेकिन इसी में एक लास्ट आता है, अंतिम याद रख लीजिए, याद रख लीजिएगा कि अंतिम शासक इसी में आता है जिसको हम लोग ब्रपाक्ष, ब्रपाक्ष द्वितीय के नाम से जानते हैं, ब्रपाक्ष द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो हमारा सिस्टम था एक प्रकार से शासकों का इस पूरे के पूरे संगम वंश में, वो ये सिस्टम था। ठीक है। जिसको हम लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में इतने शासकों का हमने अध्ययन करना है। और मैं इससे पहले की क्लास में भी यार बोल चुका हूं कि इस पूरे संगम वंश के दौरान में हम लोगों ने हरिहर प्रथम का अध्ययन किया, बुक्का प्रथम का अध्ययन किया, हरिहर द्वितीय का भी अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के साथ साथ हम लोग ब्रपाक्ष द्वितीय का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में मजा भी मानिएगा, मस्ती भी कीजिएगा और बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। कहानी टाइप में पूरी की पूरी वीडियो को या पूरी की पूरी क्लास को देखते चलिएगा। सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं इसी में कि देवराय प्रथम के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। देवराय प्रथम जो होते हैं इनके संदर्भ में अगर बात करें तो ये शासन करने के लिए कब आते हैं, ये देवराय प्रथम जब राजा बनते हैं तो कब बनते हैं, ये बनते हैं हमारे 1404 ईस्वी में। और इनकी जो सत्ता होती है या इनका जो शासनकाल होता है वो कब तक होता है, तो वो हमारा होता है 1404 और कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक या किताब के अंतर्गत में 1406 भी दिया गया है। ठीक है। तो इन दोनों ही तारीखों को याद रखिएगा, 1404 या 6 इसी के अंतर्गत बनते हैं। और कब तक बने रहते हैं यानी इनका शासनकाल कब तक होता है, तो वो होता है हमारा एक प्रकार से बोले 1404 से लेकर के 1422 ईस्वी के मध्य में। कौन शासन करता है, देवराय प्रथम। कहां पे करते हैं, संगम वंश में। ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। देवराय प्रथम 1404 से लेकर 1422 ईस्वी तक इस पूरे के पूरे संगम वंश में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने साम्राज्य का विस्तारीकरण तो नहीं किया ज्यादा, यानी एक प्रकार से बोले ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी इसने इस पूरे के पूरे संगम वंश के दौरान में जो भी हमारा विजयनगर साम्राज्य था इसकी मतलब एक प्रकार से बोले सुदृढ़ीकरण करने के लिए या अपने साम्राज्य को और व्यवस्थित करने के लिए, साम्राज्य को एक मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए इसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य में एक प्रकार से बोले तो एक व्यवस्था को अपनाया था जो कि एक प्रकार से सिंचाई व्यवस्था थी। यानी एक प्रकार से बोले तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में हमारे जो भी किसान थे उनकी सिंचाई व्यवस्था को और समृद्ध बनाने के लिए इसने क्या किया था कि नहर का निर्माण करवाया था। और नहरों का निर्माण कहां पे करवाया, तो वो कृष्णा नदी की हमारी एक सहायक नदी थी जिसको हम लोग तुंगभद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। देवराय प्रथम के द्वारा क्या करवाया गया कि एक नहर का निर्माण करवाया गया। और कहां पे करवाया गया, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, या तुंगभद्रा नदी जो थी हमारी, यहीं से एक नहर निकाली किसके लिए, सिंचाई व्यवस्था को और समृद्ध बनाने के लिए। ये हमारे नहर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में कौन करवाता है, देवराय प्रथम। और इस नहर के निर्माण के कारणवश
इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में जो भी हमारी कृषि की व्यवस्था थी वो और अच्छी हो सकी, यानी किसान काफी सारे खुशहाल जीवन जीने लगे। किसानों की जो फसलें होती थी वो और अच्छी होने लगी पहले की अपेक्षा में, ठीक है। जिस कारणवश इसको एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पे भी देखा जाता है। और यार कृषि अच्छी हुई तो किसान जो है वो कर वगैरह टैक्स वगैरह शासक को या राजा को अच्छी मात्रा में दे पाएंगे, और टैक्स वगैरह यदि राजा के पास में अच्छा जाएगा तो उसका साम्राज्य और खुशहाल और समृद्ध बनता चला जाएगा। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी अपनी जो साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था है वो और ज्यादा क्या होगी, समृद्ध होती चली जाएगी। तो यही सारा सिस्टम था, इसी कारणवश ये देवराय प्रथम जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात यहीं पे ये भी याद रखना है कि इसके समय में एक हमारा एक प्रकार से बोले तो एक इटली का यात्री भी आता है इसी के समय में, देवराय प्रथम के समय में, ठीक है। इटली का यात्री जिसको हम लोग निकोलस कॉन्टी के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा कि देवराय प्रथम के दरबार में या इसी के समय में कौन आता है, एक हमारा इटली यात्री आता है जिसको हम लोग निकोलस क्या बोलते हैं, निकोलस कॉन्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो निकोलस कॉन्टी होता है ये किसके समय में आता है, देवराय प्रथम के समय में। और देवराय प्रथम के समय में आता है, इसने बाकायदा इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य की क्या की, भव्यता का वर्णन किया कि जिस समय मैं विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा भारत में, उस समय पूरे के पूरे दक्षिण भारत में एक हमारा शासक था जिसको हम लोग देवराय प्रथम के नाम से जानते हैं। और ये देवराय प्रथम अपने साम्राज्य को काफी समृद्ध बनाता है, यानी एक प्रकार से अगर हम लोग बोलना चाहें तो निकोलस कॉन्टी के द्वारा पूरी की पूरी इस विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और इसकी प्रशंसा का वर्णन निकोलस कॉन्टी ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है, ज्यादा इसमें हमने कुछ पढ़ने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी सारी चीजें हमको महत्वपूर्ण लगी अध्ययन के दृष्टिकोण से वो हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया देवराय प्रथम के संदर्भ में। बात करते हैं देवराय द्वितीय के संदर्भ में, इसको फिलहाल में याद रखिएगा, ठीक है। देवराय द्वितीय के संदर्भ में बात करते हैं। देवराय द्वितीय जो था हमारा, ये भी एक प्रकार से बोले देवराय द्वितीय कब सत्ता में बैठता है, 1422 में इसकी मृत्यु होती है देवराय प्रथम की। तो ये हमारा सत्ता में बैठता है यानी राजा बनता है 1422 ईस्वी से लेकर के कब तक, 1422 से लेकर के एक प्रकार से बोले इसके पश्चात में यानी इसी के पश्चात में हमारा समाप्त वगैरह हो जाता है। तो इसको हम ज्यादा नहीं 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक, कब तक, 1446 ईस्वी तक ये क्या करता है कि देवराय द्वितीय इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में ये जो संगम वंश था यहाँ पे अपनी गद्दी को या अपनी सत्ता को संभालता है देवराय द्वितीय। और इतना ही नहीं, इसने 2 उपाधियां धारण की थी, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है कि इसने 2 उपाधियां धारण की थी, एक था गजबेडकर करके और एक था इमादीदेव राय करके। तो इसको भी हमने याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं मैं, कहां पे लिखते हैं, यहाँ पे, कि ये जो हमारा देवराय है कौन है, देवराय के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। देवराय द्वितीय के संदर्भ में, ठीक है। देवराय द्वितीय जो तो होता है ये क्या करता है कि ये 2 उपाधियां धारण करता है, 2 उपाधियां धारण करता है। जैसे मैंने बोला था कि कोई भी शासक जो भी हमारा होता था या जो भी राजा होता था, जो भी सुल्तान होता था, वो अपने नाम के आगे क्या करते थे कि कोई अगर उपाधि धारण कर लेते थे तो वो अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते थे।
जैसे जैसे कि यार हम लोगों ने जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ा कि ज्यादातर या अधिकांश जो हमारे सुल्तान थे या अधिकांश जो हमारे शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। आगे चल के हम लोग मुगलिया सल्तनत पढ़ेंगे, उसमें अधिकांश शासकों के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की जाएगी। ठीक है। और जैसे आज अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी उपाधि ले लेता है, जैसे आप ही और आप और हम हैं, अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्जाम क्लियर होता है तो क्या होता है कि हम लोग अपने नाम के आगे लगा देंगे ना कि डीएम डीएम लगेगा या एसडीएम लगेगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। तो ये एक प्रकार की उपाधि है। अगर इस उपाधि को हम लगाते हैं तो नाम के आगे थोड़ा सा फीलिंग आती है कि हाँ कोई नाम है। ठीक है। तो इसी प्रकार से यार पहले के हमारे जो भी प्राचीन राजा महाराजा होते थे वो अपने नाम के आगे अगर किसी भी प्रकार की कोई उपाधि लगा देते थे तो अपने आप को वो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस किया करते थे कि हाँ कोई राजा है इस क्षेत्र में। ठीक है। तो वही दो उपाधियां धारण करता है देवराय द्वितीय। कौन कौन सी? एक को हम लोग गज बेटकर के नाम से जानते हैं, गज बेटकर के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा दूसरा था इसी में हमारा इमादी, इमादी देव राय के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये दो उपाधियां हमने याद रखनी है। गज बेटकर से तात्पर्य यही है, गज मतलब हाथी, बेटकर मतलब नियंत्रित करने वाला या मारने वाला, अर्थात हाथी को नियंत्रण करने वाला या हाथी के इसी प्रकार से कोई शब्द बोल सकते हैं कि हाथी को नियंत्रित करने वाला या हाथी को मार देने वाला, ऐसा करके एक उपाधि इसको क्या की गई, दी गई थी। ठीक है। बाकी ये भी हमारा महत्वपूर्ण शासक ही था थोड़ा सा। इसके समय में भी हमारा एक प्रकार से बोले तो एक यात्री और आता है, बाहरी यात्री। एक प्रकार से बोले तो फारसी यात्री होता है। कौन होता है कि एक हमारा फारसी यात्री होता है जो कि इसके भी दरबार में आता है। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के। नाम क्या था? अब्दुल, अब्दुल रज्जाक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अब्दुल रज्जाक के नाम से जानते हैं। ये अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी यात्री होता है और देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। और इतना ही नहीं, ये भी सेम टू सेम किसके किसके जैसा, निकोलस कॉन्टी के जैसा ये भी एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का एक प्रकार से बखान करता है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में वो प्रशंसा भी करता है कि विजयनगर साम्राज्य, अर्थात जब मैं भारत में पहुंचा और भारत के दक्षिण भारत में पहुंचा तो उस समय हमारा दक्षिण भारत में एक हमारे संगम वंश के प्रमुख शासक जिसको हम देवराय द्वितीय के नाम से जानते हैं, इनके शासन काल में मैं वहां पे पहुंचता हूं और इसी प्रकार से वो बखान करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था, वहां का आर्थिक जीवन कैसा था, वहां का सामाजिक जीवन कैसा था। पूरे का पूरे विजयनगर साम्राज्य की भव्यता एवं उसकी प्रशंसा का बखान ये हमारे अब्दुल रज्जाक ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया है। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में इनके एक प्रकार से बोले तो देवराय द्वितीय के दरबार में एक हमारा एक कवि भी आता है, तेलुगु कवि, तेलुगु कवि भी आता है जो कि काफी टैलेंटेड था। इसको भी याद रखिएगा कि एक हमारा तेलुगु तेलुगु कवि जो है वो आता है जिसको हम लोग श्रीनाथ के नाम से जानते हैं। और ये श्रीनाथ जो है ये एक प्रकार से ऐसा कवि था जो कि काफी टैलेंटेड था। देवराय द्वितीय के दरबार में जो पहले से दरबारी कवि था उसको इस श्रीनाथ ने, इन दोनों के बीच में कंपटीशन टाइप में होता है। ठीक है। तो शास्त्रार्थ में तो देवराय द्वितीय क्या करते हैं कि उनको यानी इनके दरबारी कवि को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं, जिससे कि प्रसन्न होकर के देवराय द्वितीय इनको कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अपने दरबार में दरबारी कवि के रूप में इनको स्थान देते हैं। और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में श्रीनाथ क्या करता है, कविताओं की रचना करता है या देवराय द्वितीय के संदर्भ में जो भी हमारा दरबारी कवियों का कार्य होता था उन सारे के सारे कार्यों का संचलन एक बेहतरीन अंदाज में देवराय द्वितीय के समय में ये श्रीनाथ जी के द्वारा किया जाता था। ठीक है।
तो इसको भी हमने याद रखनी है देवराय द्वितीय के संदर्भ में कि क्या माहौल था देवराय द्वितीय के पश्चात में। इसी के पश्चात में यार हमारे एक दो शासक और आते हैं, लेकिन उनका अध्ययन हमने नहीं करना है। लास्ट में हमारा एक शासक आता है विरूपाक्ष, हमारा द्वितीय आता है, जो कि ये एक देवीय देवता के नाम से, या एक प्रकार से बोले कि जो भी हमारे धार्मिक देवता होते थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि हमारा इस पूरे के पूरे संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। और इसी के पश्चात से ये पूरा का पूरा संगम वंश हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इस विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हमारा कौन करता है, एक प्रकार से बोले तो उसको हम लोग सालूब नरसिंह बोलते हैं। यानी एक प्रकार से अब हम लोग जैसे ही ये संगम वंश समाप्त होता है तो हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, इस पूरे सालूब वंश का। किसका, सालूब वंश। सालूब वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसको भी याद रखना मेरे शेर, सालूब वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, संस्थापक जो था वो था हमारा सालूब, याद रखिएगा, सालूब नरसिंह के नाम से जानते हैं। इस सालूब नरसिंह ने ही इसकी हत्या करके क्या किया था कि सालूब नरसिंह ने स्थापना की थी सालूब वंश की। और कब की थी, तो इसको भी याद रखिएगा कि संस्थापक थे और स्थापना करते हैं 1485 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। और 1485 से लेकर के ये पूरा का पूरा जो सालूब वंश है 1485 से 1505 ईस्वी तक या 1505 ईस्वी के मध्य में ये हमारे सालूब वंश का शासनकाल चलता है। फिलहाल में अध्ययन के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं था। क्यों, क्योंकि यार ज्यादा कुछ इसमें सिस्टम नहीं था। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही स्थापना होती है 1505 ईस्वी में 1485 से 1505 आई थिंक 15 से 20 साल का शासनकाल चलता है पूरा का पूरा सालूब वंश का। ठीक है, इसमें नरसिंह सालूब जो होते हैं ये काफी थोड़ा सा उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, केवल और केवल ये स्थापना ही करते हैं सालूब वंश की। लेकिन फिर भी इनकी स्थापना के पश्चात में यार एक बार और भी अगर बोले तो स्थापना वगैरह करते हैं और इनसे भी युद्ध वगैरह होता है। जो भी हमारे एक प्रकार से बोले दक्षिण भारत में या पूर्वी दक्षिण पूर्वी हमारा जो एरिया था उड़ीसा आंध्र प्रदेश का ले लेते हैं, तो यहाँ के जो शासक थे उस समय के वो इन पर आक्रमण करते हैं और इनको पराजित करते हैं। उसके पश्चात में इनका एक पुत्र होता है जिसको हम लोग इमाड़ी नरसिंह के नाम से जानते हैं, वो शासक बनता है इनकी मृत्यु के पश्चात में। कौन बनता है, इनकी मृत्यु के पश्चात में इनका पुत्र शासक बनता है जिसको हम लोग इमाड़ी नरसिंह के नाम से जानते हैं। ये शासक बनता है और यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जिससे कि ज्यादा दिनों तक इसका शासनकाल भी नहीं चलता है। फाइनली लास्ट में इस इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके हमारा एक प्रकार से बोले तो वीर नरसिंह के द्वारा हमारे एक नए वंश की स्थापना की जाती है, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो तुल्लुक वंश के नाम से जानते हैं। यहीं से हमारा तुल्लुक वंश क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसकी हत्या कौन करता है, वीर नरसिंह। तो यहाँ पे देखते हैं तुल्लुक वंश के संदर्भ में कि ये जो हमारा तुल्लुक वंश होता है, तुल्लुक वंश के संस्थापक हमारे कौन होते हैं, इसको भी याद रखना है। तुल्लुक वंश के संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह के नाम से जानते हैं। वीर नरसिंह ने कब की थी स्थापना, तो 1505 ईस्वी में की थी। और कब तक चलता है, 1505 से लेकर के आई थिंक 1505 से 1565 या 70 तक चलता है। किसी किसी बुक में या किताब में 1570 ईस्वी देखने के लिए मिलेगा और किसी किसी किताब में ये 1565 ईस्वी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही तारीखों को हमने क्या करना है, याद रखना है और एक बेहतरीन अंदाज में हमने क्या होना है, रूबरू होना है। इस पूरे के पूरे तुल्लुक वंश में बात करते हैं। इस तुल्लुक वंश में यानी वीर नरसिंह के द्वारा इमाड़ी नरसिंह की हत्या जब कर दी जाती है तो एक नया वंश शुरू होता है जिसको हम लोग तुल्लुक वंश बोलते हैं। और फाइनली ये वीर नरसिंह भी
ज्यादा दिनों तक इस तुल्लुक वंश में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता है, यानी इसका जो कार्यकाल होता है इसका शासन का, वो 3 से 4 वर्ष का होता है। अर्थात 1505 में स्थापना करता है और 1508 या 9 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका फिर छोटा भाई शासक बनता है, वीर नरसिंह का छोटा भाई शासक बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी तुल्लुक वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है, कृष्णदेव राय के नाम से जानते हैं, कृष्णदेव राय के नाम से जानते हैं। ये छोटा भाई था, किसका छोटा भाई था, ये था वीर नरसिंह का छोटा भाई था, इसको भी हमने याद रखना है, ठीक है। तो ये शासक बनता है, और कब बनता है, तो ये बनता है 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी के मध्य में पूरा का पूरा जो शासनकाल चलता है वो कृष्णदेव राय के द्वारा चलाया जाता है इस विजयनगर साम्राज्य में एज अ तुल्लुक वंश के वंशज के तौर पे, ठीक है। ये तुल्लुक वंश के तौर पे कृष्णदेव राय क्या होते हैं, अपनी सत्ता को संभालते हैं, और इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है, और न केवल इतिहासकारों के द्वारा बल्कि एक क्या मुगल वंश, जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो मुगल वंश के संस्थापक हमारे कौन होते हैं, बाबर होते हैं, ठीक है। तो बाबर के द्वारा भी ये बोला गया कि क्या बोला गया कि जिस समय मैं भारत पर आता हूं, बाबर के द्वारा एक उसकी आत्मकथा लिखी गई जिसको बाबरनामा या तुझके बाबरी के नाम से जानते हैं। इसमें बाबर ने स्वयं इस बात का वर्णन किया है या इस बात की चर्चा की है कि जिस समय मैं भारत पर पहुंचता हूं तो उस समय पूरे के पूरे दक्षिण भारत में एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली शासक उस समय शासन कर रहा था, जो कि पूरे के पूरे भारत का उस समय का हमारे क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो एक प्रकार से बाबर ने भी इसकी प्रशंसा की है और इतिहासकारों ने भी इसकी प्रशंसा की है कि पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का, इन चारों वंशों में पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण और से सबसे शक्तिशाली शासक जो आता है वो हमारा था कृष्णदेव राय। इससे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल शासक अन्य कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। इसी कारणवश इतिहासकारों ने भी इसको थोड़ा सा इतिहास में या इस पूरे मध्यकाल के इतिहास में भरपूर तवज्जो भी दी है, जो कि हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ते हैं, और बाबर ने तो बाकायदा इसका वर्णन किया ही है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है कि ये थोड़ा सा प्रसिद्ध और शक्तिशाली था एज अ विजयनगर साम्राज्य के रूप में। बाबर ने भी इसकी प्रशंसा की है, ठीक है। और इतना ही नहीं, कृष्णदेव राय के समय में भी जो भी हमारा बहमनी साम्राज्य होता है ये भी इसी समय ही चल रहा होता है, ठीक है। मैंने इससे पहले की क्लास में ही बोला, कृष्णा नदी के ऊपर वाले में बहमनी और कृष्णा के नीचे हमारा पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, जो कि अब विस्तरित रूप ले चुका था ये हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो इतना ही नहीं, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है कृष्णदेव राय के शासनकाल में भी बहमनी साम्राज्य के जो भी हमारे शासक थे वो आक्रमण करते हैं और उनसे भी आमना सामना होता है कृष्णदेव राय का, या उनसे भी संघर्ष होता है। लेकिन फाइनली ये इतना बुद्धिजीवी था, इतना शक्तिशाली था कि बहमनी साम्राज्य के जो भी हमारे शासक थे उनको अपनी ही सीमा तक उनको सीमित करने का प्रयास करता है और अपने साम्राज्य की सीमा को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। और इतना ही नहीं, ये अपनी साम्राज्य की सीमा का विस्तारीकरण करने में भी क्या होता है, प्रयासित हो जाता है, ठीक है। इस कारणवश इतिहासकारों ने इसको थोड़ा सा और ज्यादा भी तवज्जो दे दी है बाकायदा कृष्णदेव राय जी को। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा कृष्णदेव राय होता है ये एक युद्ध और होता है इसके साथ में जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले कुतुब शाह के साथ में होता है गोलकुंडा का युद्ध, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के साथ में एक युद्ध होता है हमारा जो कि महत्वपूर्ण है, गोलकोंडा। गोलकुंडा युद्ध के नाम से काफी प्रसिद्ध है। किसके किसके मध्य में होता है, तो ये होता है
कृष्णदेव राय के मध्य में और कुतुब शाह के मध्य में, कुतुब शाह के मध्य में ये हमारा युद्ध क्या होता है जिसमें फाइनली एक बार एक प्रकार से बोले तो ये जो कुतुब शाह होता है ये हमारा बहमनी साम्राज्य का शासक होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस समय तक ये जो भी सारी परिस्थितियां थी विजयनगर साम्राज्य की या बहमनी साम्राज्य की, वो परिस्थितियां काफी सारी बदल चुकी थी, यानी परिस्थितियां कुछ हट करके हो गई थी पहले के अन्य शासकों की तुलना में इस देवराय के संदर्भ में, ठीक है। परिस्थितियां ये हमारी एक प्रकार से बोले परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि बहमनी साम्राज्य हमारा इस समय क्या हो जाता है, 5 भागों में टूट जाता है। फिलहाल में जब बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे कर ही लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य इस समय तक काफी बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और इसमें 5 वंशों में एक प्रकार से बोले तो बहमनी साम्राज्य टूट जाता है और इन 5 वंशों के अलग अलग शासक होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इन पांचों के पांचों वंशों के शासक अपना शासन या सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम बहमनी साम्राज्य में करेंगे। फिलहाल में ये उस समय का दौर होता है कि इस समय हमारे पुर्तगाली भी आक्रमण करते हैं, जो कि हम कुछ पुर्तगालियों का आक्रमण पहले पुर्तगाली नहीं सॉरी वो तुर्की थे, लेकिन इस समय पुर्तगालियों का भी आक्रमण होता है, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी सत्ता का विस्तारीकरण करने के लिए वो भी भारत पर आक्रमण करते हैं और इसी संदर्भ में बहमनी एक तरफ से अपनी साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के लिए आक्रमण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य तो अपना विस्तारीकरण कर ही रहा था। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन चुकी थी कि एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो कुल मिलाकर के त्रिपक्षीय संघर्ष टाइप में उस समय उभर रहा था, या त्रिसंघर्ष टाइप में इस प्रकार की संज्ञा हम दे सकते हैं कि सारे लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे अपनी सत्ता या साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के संदर्भ में, ठीक है। फिलहाल में कृष्णदेव राय के पास में भी काफी सारी चीजें होती हैं और काफी सारा सिस्टम भी होता है। फिलहाल में जब सत्ता का विस्तारीकरण वगैरह होने लगता है तो ये सारी चीजें होती हैं और फाइनली इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए 1529 वगैरह में इसकी मृत्यु वगैरह हो जाती है, ठीक है। कब मृत्यु होती है, 1529 में इसकी कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। थोड़ी सी बातें और देखते हैं कि ये जो कृष्णदेव राय होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं कि ये भी हमारा 1 से 2 उपाधि धारण करते हैं। कौन कौन सी उपाधि भी याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय उपाधि धारण करता है, बेचारा कृष्णदेव राय, ये जो कृष्णदेव राय होता है ये उपाधि धारण करता है। कौन कौन सी उपाधि, एक था हमारा आंध्र भोज की उपाधि एंड दूसरा था इसी में हमारा कौन सा कि अभिनव भोज की उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि धारण करता है। और ये उपाधि क्यों धारण करता है और किसके नाम पर धारण करता है, तो एक प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया था परमार वंश का, जो कि राजपूतों की एक जाति थी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था परमार वंश में कि हमारे राजा भोज थे जो कि परमार वंश के काफी प्रसिद्ध और बहुत ही विद्वान शासक के तौर पे देखे जाते थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था कि उपाधियां धारण की, आंध्र भोज और अभिनव भोज, ठीक है। और एक प्रकार से बोले क्यों की थी, क्योंकि वो हमारे जो राजा भोज थे वो अपने समय के काफी विद्वान टाइप के व्यक्ति थे, यानी ज्ञान में उनको कुछ से अधिक, यानी अधिक से भी अधिक पारंगत प्राप्त था और हर एक क्षेत्र में, ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो या कोई अन्य क्षेत्र रहा हो शिक्षा से संबंधित, तो उन सारे क्षेत्रों में राजा भोज ने बड़े ही परिपक्वता के साथ में विद्वानियत हासिल की थी, ठीक है। और काफी प्रसिद्ध भी रहे ज्ञान को लेकर के और काफी प्रसिद्धि बटोरी थी उन्होंने अपने समय में।
तो वही सारी चीजों को देखते हुए कृष्णदेवराय ने क्या किया कि उपाधियां धारण की और आंध्र भोज और अभिनव भोज नामक ये उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो कृष्णदेवराय होते हैं, इनके समय में हम लोग बोले तो इनके शासन काल को एक प्रकार से बोले तो होता ना गोल्डन युग बोला गया है, यानी क्लासिकल युग बोला गया है। किसके क्लासिकल युग, यानी इन्होंने अष्ट कवियों को भी अपने मतलब एक प्रकार से बोले तो अष्ट कवियों को अर्थात 8 कवियों को, जो कि काफी धुरंधर और उस समय के काफी विद्वान कवि थे, उनको अपने दरबार में जगह देते हैं, जो कि इसी सारी चीजों को देखते हुए, उपाधि को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए और काफी सारी चीजों को देखते हुए इनके पूरे के पूरे शासन काल को अर्थात कृष्णदेवराय के शासन काल को इतिहासकारों ने क्लासिकल युग या गोल्डन एज के नाम पर इसको संज्ञा दी है। ठीक है, तो इनके शासन काल में भी याद रखना है। और इनके दरबार में अष्ट कवि रहा करते थे, अष्ट कवियों को भी इन्होंने जगह दी थी। और ये अष्ट कवि हमारे तेलुगु से थे, यानी तेलुगु भाषा से के कवि थे, जिसमें हम लोगों ने एक सीरियल भी आता है, वो थोड़ा सा कार्टून टाइप में आता है। ठीक है, इन्हीं इन्हीं कवियों में गिनती हम लोगों ने या कहानियों में हम लोगों ने सुना होगा, तेनाली रामन का नाम सुना होगा। तेनाली रामन करके ऐसे हमारा नाम आता है, तेनाली रामन। तो वो इन्हीं 8 कवियों में से एक कवि था हमारा तेनाली रामन ऐसे करके आता है। फिलहाल में पूरा नाम नहीं, इतना याद रखिएगा, तेनाली राम करके एक हमारा कवि था, जो कि काफी बुद्धिजीवी था। और किसके दरबार में रहता था, कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी बुद्धिजीविता के लिए काफी प्रसिद्ध था। जैसे हम लोगों ने अकबर और बीरबल का नाम सुना है, सेम उसी प्रकार से कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन रहता था, जो कि काफी बुद्धिजीवी हमारा व्यक्ति था, तेलुगु से संबंधित था, तेलुगु कवि था। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसको क्या बोला गया, इतिहासकारों के द्वारा गोल्डन युग के नाम से जाना गया। और इतना ही नहीं यार, ये तेलुगु कवि को तो सहारा देता ही है अपने मतलब दरबार में, और तेलुगु इन कवियों के साथ साथ में वो तेलुगु भाषा में स्वयं भी रुचि रखता था। और रुचि रखने के साथ साथ में उसने स्वयं की तेलुगु भाषा में एक पुस्तक की रचना की, जिसको एक प्रकार से बोले तो उसका नाम याद रखिएगा कि तेलुगु भाषा में एक पुस्तक की रचना करता है, अमुक्त माल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसकी रचना है ये, तो ये रचना है कृष्णदेव राय की, क्योंकि तेलुगु भाषा में थोड़ा सा रुचि ज्यादा लेता था, इस कारणवश तेलुगु भाषा में उसने स्वयं की अपनी रचना की, जिसको अमुक्त माल्य के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में इसने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैसे हजारा मंदिर हो गया, हजारा मंदिर, यानी दक्षिण भारत में इसने मंदिरों का भी निर्माण करवाया, मंदिरों का भी निर्माण करवाता है। और कौन कौन से मंदिर, जिसको हम लोग हजारा मंदिर के नाम से जानते हैं, एक नाम सुना होगा विठल देव नाथ का मंदिर, विठल देव नाथ का मंदिर। ये हमारा आज भी अगर हम लोग दक्षिण भारत में जाते हैं तो ये विठल देव का मंदिर जो है ये आज भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त मंदिर है, जो कि प्राचीन समय में या मध्यकाल के समय में कृष्णदेव राय जी के द्वारा दक्षिण भारत में इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित करवाया गया था। ठीक है, और इतना ही नहीं यार, हमारा एक शहर की भी स्थापना करता है, कौन, जो कि काफी महत्वपूर्ण शहर होता है, जिसको हम लोग नागलपुर के नाम से जानते हैं। नागलपुर शहर का निर्माण हमारा कौन करवाता है, तो ये हमारे कृष्णदेव राय ही करवाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण शहर था हमारा, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में यार काफी सारी चीजें हैं कृष्णदेव राय जी के संदर्भ में, जो कि पढ़ने के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद
और बेहद आवश्यक है, तभी इतिहासकारों ने संज्ञा दी है कि ये हमारा पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का बेहद और बेहद शक्तिशाली शासक और बेहद महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं इसी में कुछ तथ्यों को और देखते हैं जो कि कृष्णदेव राय जी के संदर्भ में अपनी सारी बातों को लेकर के चलते हैं कि ये कृष्णदेव राय के मतलब समय में क्या होता है कि कृष्णदेव राय के समय में हमारे इसके भी समय में दो हमारे यात्री आते हैं और वो हमारे यात्री पुर्तगाली यात्री होते हैं, इसको भी हमने याद रखना है। पुर्तगाली यात्री आते हैं, इसको भी याद रखना है। पुर्तगाली यात्री आते हैं किसके समय में, तो ये कृष्णदेव राय के समय में। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिगोस पायस के नाम से जानते हैं एंड दूसरा था बारबोसा के नाम से जानते हैं। बारबोसा के नाम से जानते हैं। ये किसके समय में आते हैं, तो ये कृष्णदेव राय के समय में आते हैं और ये भी उन्हीं सारी बातों की चर्चा करते हैं कि भव्यता का या विजयनगर साम्राज्य का इसी प्रकार की काफी सारी बातों का जिक्र करते हैं अपने माध्यम से। और इतना ही नहीं यार, काफी सारी चीजें होती हैं। फाइनली लास्ट में 1529 में मैंने पहले ही बोला कि इनकी मृत्यु हो जाती है आगे चल करके, और इनके जो वंशज आते हैं एज इसी तुल्लुक वंश में कृष्णदेव राय के पश्चात में इनके जो आगे चल के वंशज आते हैं या इसका जो अंतिम शासक होता है वो हमारा आता है एक सदाशिव नाम से। क्या आता है, सदाशिव नाम का शासक आता है, वो हमारा कृष्णदेव राय के पश्चात में सत्ता को संभालता है एज आ तुल्लुक वंश में। और इसी के पश्चात में इसका एक प्रकार से मंत्री होता है जिसको हम लोग राम राय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आगे चल के जब सदाशिव शासक बनता है तो इसी के समय में एक बेहद महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसमें ये जो युद्ध होता है ये हमारा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में ये हमारा युद्ध होता है। और हम लोगों ने पहले ही देखा कि इस समय तक बहमनी साम्राज्य जो होता है ये 5 वंशों में टूट जाता है और इन्हीं 5 वंशों में से 4 वंश हमारे ऐसे होते हैं जो कि ये विजयनगर साम्राज्य एक तरफ और वो चारों वंश एक तरफ मिल करके एक युद्ध लड़ते हैं, तालीकोटा का युद्ध, जिस कारणवश इस युद्ध में सदाशिव की हार होती है और फाइनली बहमनी क्या होते हैं, बहमनी जो हैं वो जीत जाते हैं। और इस समय राम राय जो होते हैं वो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे होते हैं सदाशिव की तरफ से। ठीक है, लेकिन फिलहाल में एक तथ्य ये भी याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में ये जो सदाशिव होते हैं ये एक प्रकार से युद्ध वगैरह तो होता ही है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में एक प्रकार से ये जो युद्ध होता है इसको एक प्रकार से बोले तो फरिश्ता नामक एक हमारा व्यक्ति होता है, वो क्या बोलता है कि ये जो हमारा युद्ध होता है ये फरिश्ता के द्वारा कहा गया कि ये जो युद्ध होता है ये किस क्षेत्र में होता है, तो राक्षसी एवं तंगड़ी नामक गांव में हमारा ये युद्ध हमारा लड़ा जाता है दोनों के मध्य में। इस कारणवश इस युद्ध को एक नाम और बोला जाता है या दिया जाता है, राक्षसी एवं तंगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये राक्षसी एवं तंगड़ी नामक एक प्रकार से बोले तो क्षेत्र था, मैदानी इलाका था। इसी मैदानी इलाके में ये हमारा तालीकोटा का युद्ध हमारा होता है
जिसमें कि विजयनगर की तरफ से सदाशिव थे, जिनकी तरफ से राम राय उस समय मंत्री थे और ये राजा थे, तो इनकी तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें फाइनली सदाशिव की हार हो जाती है और फाइनली बहमनी साम्राज्य हमारा क्या होता है, जीत जाता है या बहमनियों की जय हो जाती है। और यहीं से इसी युद्ध के पश्चात से ही अंदाजा लग जाता है कि अब हमारा यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारा एक प्रकार से बोले तो विजयनगर साम्राज्य के समाप्ति का या पतन का दौर स्टार्ट हो जाता है, या एक प्रकार से बोले तो यहीं से हमारा पतन होता है किसका, इसी युद्ध के पश्चात से विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, फिलहाल में काफी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है और इसी के पश्चात से ही हमारा एक लास्ट वंश आता है जिसको अराबेडु वंश के नाम से जानते हैं। ये जो अराबेडु वंश होता है ये एक प्रकार से बोले तो मैंने बोला ना कि 1565 या 70 तक ये चलता है। 1570 में अराबेडु वंश की स्थापना हमारे हो जाती है और आगे चल के ये भी हमारा अराबेडु वंश जो है इसकी स्थापना कौन करता है, तो ये राम राय का एक प्रकार से बोले राम राय का एक हमारा भाई होता है, छोटा भाई है, जो कि ये तो एक प्रकार से अराबेडु वंश क्या होता है, अराबेडु वंश की स्थापना करता है या संस्थापक करता है, तिरुमल के नाम से जानते हैं। तिरुमल कौन था, तो ये छोटा भाई था, किसका छोटा भाई था, राम राय का। राम राय कौन था, सदाशिव का मंत्री था और सदाशिव की हत्या कौन करता है, तिरुमल करता है। ठीक है, जो कि फिलहाल में अराबेडु वंश की स्थापना कर देता है और यहीं से ही यार हमारा अराबेडु वंश चलने लगता है और फिलहाल में ये जब आता है अपने सत्ता को स्थापित करता है तो काफी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, जिस कारणवश अपनी ये नई राजधानी बनाता है जिसको पेनुकोंडा के नाम से जानते हैं। यानी विजयनगर साम्राज्य की एक नई राजधानी बनती है जिसको पेनुकोंडा बोलते हैं और फाइनली नई राजधानी बनाने के पश्चात में काफी सारा सिस्टम चलता है, काफी सारा माहौल गर्म होता है, धीरे धीरे शासनकाल चलता है और राजधानी जैसे ही नई बनती है तो ये तिरुमल क्या होता है, अपनी सत्ता को स्थापित करके अपनी शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हम लोगों ने संगम वंश, शालूब वंश, तुल्लुब वंश एंड इसी के पश्चात में अराबेडु वंश, काफी सारी चीजों का अध्ययन किया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न वगैरह अगर बनता है या रह जाता है या मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा समस्या यदि उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां से आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी मध्यकालीन इतिहास में अर्थात दक्षिण भारत के इतिहास में। अब जो हमारा नया टॉपिक होगा वो हम लेकर के आएंगे बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य यहीं से क्या होता है, समाप्त होता है। तो फिलहाल में पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।